नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल एडुधाम ऑफिशियल पर। यहाँ हम आपको एमपी टेट वर्ग 3 के सब्जेक्ट सोशल साइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन और टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म कर पाएँ और एमपी टेट वर्ग 3 में आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएँ और आप सिलेक्ट हों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा ड्रेनेज। क्या है? ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज का यहाँ मतलब होता है जल निकासी, या ये कहें कि नदियों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले आपको इस टॉपिक में जिस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए वो है ड्रेनेज। क्या है? वो है ड्रेनेज। ठीक है जी। चलिए, ड्रेनेज यानी कि जल निकासी वह शब्द है जो किसी क्षेत्र की नदी प्रणाली सिस्टम को समझाता है। यानी कि आप इस तरीके से समझिए ड्रेनेज को, कोई भी नदी आपकी निकल रही है, ठीक है, कोई भी नदी आपकी निकल रही है, उस नदी के निकलने या उस नदी के बहाव को या उस नदी के एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या कह रहे हैं? जल निकासी कह रहे हैं या ड्रेनेज कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आपका जो टॉपिक बनता है दूसरा, वो बनता है ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? देखिए, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। यानी कि एकल नदी प्रणाली द्वारा जल निकासी वाले क्षेत्र को जल निकासी बेसिन कहा जाता है। एकल नदी प्रणाली द्वारा जल निकासी वाले क्षेत्र को जल निकासी बेसिन कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी अगर कोई नदी निकल रही है तो उस नदी के निकलने को तो हम कहते हैं ड्रेनेज। लेकिन वो नदी जिस एरिया में निकल रही है, जो एरिया वो नदी कवर कर रही है, उसके साथ में जितनी नदियाँ उस नदी में जाकर मिल रही हैं, उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इस मैप के थ्रू समझाना चाहूँगा। आप देखिए, ये वाला फिगर, इस वाले फिगर में आपको ये दिख रहा होगा कि ये, आप देखिए, एक तो ये डॉट डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डॉट डॉटेड लाइन इसमें बनी हुई है यहाँ पर, आपको दिखाई दे रही? ये डॉट डॉटेड लाइन, और इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आप यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन्स आ रही हैं, ये अलग अलग नदियाँ एक दूसरे में मिलती जा रही हैं, किसी एक मुख्य नदी में ये मिलती जा रही हैं। यानी कि उस नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ जो उसके साथ मिल रही हैं, उसका एरिया, और जो पर्टिकुलर नदी जो मुख्य नदी है उसका एरिया, यानी कि कुल मिलाकर इन पूरी नदियों का जो एक ही क्या बनाएंगे? बेसिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेसिन बनाएंगे। यानी कि एक मुख्य नदी जितने एरिया में से निकलती है, उस एरिया को हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन। और इसका एक और नाम होता है, वो नाम है वाटर शेड। क्या नाम है? वाटर शेड। ठीक है, ये मैंने आपको फिगर के थ्रू समझा दिया। अब मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पर मुझे एक ड्रेनेज बेसिन ये दिख रहा है और दूसरा ड्रेनेज बेसिन ये दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास दो ड्रेनेज बेसिन है। हमारे पास दो ड्रेनेज बेसिन है। अच्छा, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि ये वाला फिगर इस तरीके से और ये वाला फिगर इस तरीके से, यानी कि ये दोनों बेसिन अलग अलग हैं। तो यानी कि ये बीच में जो है, जब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो बीच में है ना आपका, ये क्या है? ये बीच में कुछ ना कुछ ऐसी ज़मीन है जो कि थोड़ी उठी हुई है। क्या है? ये बीच में जो ज़मीन है, ये थोड़ी सी उठी हुई है, और ये उठी होने के कारण ही क्या कर रही है? ये इस वाली बेसिन को और इस वाली बेसिन को, यानी कि पहले बेसिन को और दूसरे बेसिन को, इन दोनों को अलग कर रही है। क्या कर रही है? इन दोनों को अलग कर रही है। ठीक है, यानी कि ये कोई अलग नदी का छोर और अलग नदी का एक एरिया है, ये किसी अलग नदी का एक एरिया है। ठीक है, और इन दोनों को ये डिवाइड कर रहा है। ये क्या है? कोई हिमालय पर्वत या किसी माउंटेन की तरह आप समझिए इसको। हिमालय पर्वत को छोड़िए, किसी माउंटेन की तरह आप समझिए, या कोई ना कोई ऐसा ज़मीन का उठा हुआ हिस्सा है जो कि इन दोनों नदियों को अलग अलग कर रहा है। और इसी इसी चीज़ को जो ये डिवाइड कर रहा है ना, ये इसी को हम आगे चलकर नाम दे देते हैं वाटर डिवाइड। क्या नाम दे देते हैं? वाटर डिवाइड। क्यों? क्योंकि ये इस वाले पानी को और इस वाले पानी को अलग कर रहा है, यानी कि ये वाटर डिवाइड कर रहा है, पानी को अलग कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम वाटर डिवाइड। ठीक है, अब आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। वाटर डिवाइड देखिए, वाटर डिवाइड कह रहा है एनी एलिवेटेड एरिया
सच एज माउंटेन, जैसे कोई पर्वत, अपलैंड, सेपरेट करता है, अलग करता है किसको, टू ड्रेनेज बेसिन्स को, दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन्स को। जब कोई माउंटेन या अपलैंड एरिया का मतलब है कोई उठा हुआ भाग, किसी जमीन का उठा हुआ भाग, जब ये अलग करता है तो उस अपलैंड को या उस माउंटेन को ही हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उस माउंटेन को ही हम वाटर डिवाइड कहते हैं। समझ में आया? हिंदी में देख लेते हैं। कोई भी ऊंचा ऊंचा क्षेत्र, जैसे कि पहाड़, जैसे कि ऊपरी भूमि, जो दो जल निकासी बेसिन को अलग करती है, ऐसी ऊपरी भूमि को ही हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसको फिर से एक अलग शॉर्ट वीडियो बनाकर इसको अलग से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये और बता देता हूँ कि व्हाट इज ड्रेनेज और ड्रेनेज बेसिन में क्या अंतर है, वो आप देख लीजिए। तो ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज एक एक्शन है। क्या है, एक एक्शन है, कार्य है, काम हो रहा है। और ड्रेनेज बेसिन क्या है या वाटर शेड क्या है, ये क्या है, ये है आपका, ये वो जगह है, ये वो एरिया है जहाँ पर काम हो रहा है, एक्शन अगर जहाँ पर काम हो रहा है। यानी कोई नदी अगर किसी जगह से बह रही है तो नदी बह रही है, ये बात इसको ड्रेनेज सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ ड्रेनेज हो रहा है। ठीक है, तो ड्रेन का मतलब ही होता है, आपने वर्ड पढ़ा होगा ड्रेन, ड्रेन DRAIN, ड्रेन का मतलब ही होता है बहना, निकलना, यानी कि बहते जाना। ठीक है, तो ड्रेनेज जो है वो आपको यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है किस बात को, कि ड्रेनेज एक एक्शन है और जिस क्षेत्र में ये एक्शन हो रहा है उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जैसे ये नदी निकल रही है, ये आपका ड्रेनेज हो गया, और ये कोई एरिया है, मान लीजिए पूरा एरिया है, तो ये पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन। यानी कि जहाँ क्रिया हो रही है वह ड्रेनेज बेसिन है, और क्रिया हो रही है पानी निकलने की वो कहलाती है आपकी ड्रेनेज। ठीक है, बाकी इस टॉपिक में हम अगले टॉपिक पर बढ़ रहे हैं। ड्रेनेज में अब हमें जो पढ़ना है वो है इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में हमें इसमें डिटेल में जानकारी चाहिएगी, क्योंकि 100% क्वेश्चन नदियों से आता ही आता है। और मुझे तो लगता है कि पीवी का तो फेवरेट है कि आपको रिवर के बारे में वो जरूर जरूर पूछता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो इंडियन रिवर सिस्टम यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंडियन रिवर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। तो एक है आपका हिमालय और एक है आपका पेनिनसुलर। क्या है, पेनिनसुलर। तो एक है आपका हिमालय रिवर और एक है आपका पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर। हिमालय रिवर के अंतर्गत जो जो रिवर्स आपको पढ़नी है वो है इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये तीन नदियाँ आपको मस्ट है पढ़ना इसमें। और वहीं पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पढ़नी है नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, और एक रिवर है आपकी कावेरी। कौन सी है, कावेरी। यानी कि ये 6 रिवर इंपॉर्टेंट हैं, ये 3 रिवर इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद और जो रिवर्स रहती हैं वो इन सभी की ही क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज, या मैं कहूँ ट्रिब्यूटरीज का हिंदी में मतलब क्या होता है, सहायक नदी होती है, इन्हीं की सहायक नदी होती है। ठीक है, तो इन्हीं की सहायक नदियाँ हैं, तो या तो इसी में आप पढ़ लेंगे उन्हें, या फिर इसका एक अलग से, इन नदियों के बाद जो नदियाँ, 1-2 नदियाँ, 5-6 नदियाँ जो बचेंगी हमारे पास, उसकी अलग से एक वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए वो यही है। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा मैप वाइज ही बता देता हूँ कि नदियाँ किस तरीके से रहती हैं। मैप पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं कि आप जो है इस तरीके से समझिए, ये आपका साउथ इंडिया वाला पार्ट है, नीचे वाला। ठीक है, और ये आपका ऊपर नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है। तो आपको इस नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में तो मिलेंगी ये 3 नदी, नॉर्थ इंडिया वाले में, और इस साउथ इंडिया वाले पार्ट में मिलेंगी ये नदियाँ। इसमें नर्मदा और तापी आपको मध्य प्रदेश में ही मिल जाएगी, और फिर उसके बाद नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए जरा एक बार मैप पर देखिए, मैप पर आपको थोड़ा सा ईजी भी रहेगा। देखिए ये मैंने मैप निकाला हुआ है, आप यहाँ से देखना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाऊंगा, हिमालय रिवर दिखा देता हूँ सबसे पहले, है ना, हिमालय रिवर दिखा देता हूँ। तो पहली नदी हमारी कौन सी थी, इंडस। यहाँ पर देखिए ऊपर इंडस दिख गई। तो ये इंडस नदी आपकी कहाँ से निकली है, इस जगह से, कहाँ से, यहाँ से मानसरोवर से निकली है इंडस नदी। ठीक है, और मानसरोवर से होते हुए और ये अरेबियन सी में जाकर यहाँ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, दूसरी नदी जो आपको यहाँ पर पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, गंगा। कौन सी पढ़नी है, गंगा, जो सबसे बड़ी नदी है। तो गंगा नदी भी आपकी कहाँ से, मानसरोवर के गंगोत्री से निकलती है, और आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, डेल्टा बनाते हुए यहाँ पर चली जाती है।
तीसरी नदी जो आपको पढ़नी है, वो आपको जो इम्पोर्टेंट नदी पढ़नी है वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भी आपकी यहीं से स्टार्ट होकर और ये इस तरीके से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में जाते हुए और ये नीचे की तरफ गिरती है और ये वे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है, क्योंकि ये डिटेल में ही पढ़ना आपको फ़ायदा दे सकता है ना। इसके बाद जो नदियों की बात आती है तो मैंने अभी आपको बताया कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ये कावेरी आपके नीचे है, महानदी ऊपर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये आपकी ये सारी नदियाँ ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हिमालय नदी के लिए। हम शुरुआत कर रहे हैं हिमालय नदी को पढ़ने से। ठीक है, तो हिमालय नदी में सबसे पहले जो नदी आपको पढ़नी है वो रहेगी आपकी इंडस। क्या रहेगी? इंडस। ठीक है, तो हम इंडस नदी पर शुरुआत करेंगे सबसे पहले। आइए, हिमालय रिवर सिस्टम देखिए, हिमालय रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं और उसमें इंडस रिवर सिस्टम की हम बात करेंगे। पहली नदी आपकी है इंडस। क्या है? इंडस। मैंने यहाँ पर मैप द्वारा इन नदियों को समझाया भी है और मैप से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ कि ये मैंने इसमें इंग्लिश में भी लिख दिया है और इसी के साथ हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक, तो आप चाहें तो इस पीडीएफ को देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको बिल्कुल आराम से इसे दिखा देता हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तिब्बत की मानसरोवर से निकलती है, लद्दाख से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अब हम जरा मैप पर आते हैं। देखिए जरा, मैप देखना वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि मैप अगर आप नहीं देखेंगे तो चूक जाएंगे बिल्कुल मैप के द्वारा। देखिए मैं यहाँ ले लेता हूँ उसको, यहाँ पर देखिए ये आपका जो पॉइंट है ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है आपका मानसरोवर लेक। क्या है ये? मानसरोवर लेक। ये मानसरोवर लेक से आपकी ये इंडस नदी स्टार्ट होती है। इंडस नदी यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इंडस नदी गई, यहाँ पर आते आते एक नदी है जो यहाँ से निकलती है ना, श्योक नदी। श्योक नदी नुब्रा, नुब्रा से होते हुए एक नुब्रा नदी श्योक में मिलती है, श्योक नदी जाकर किस में मिलती है? इंडस में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? श्योक नदी जाकर इंडस में मिल जाती है। श्योक नदी पर क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना पड़ेगा ये इंडस की सहायक नदी है। अब यहाँ से ये इंडस नदी श्योक नदी में मिलकर आगे बढ़ती है और आगे जाकर गिलगिट में जाकर गिलगिट से मुड़ती है और यहाँ से होते हुए यहाँ पर ये आगे पहुँचती है और कुनहार होते हुए, और ये इंडस नदी आपकी आप देख रहे हैं यहाँ से इस तरीके से ये नीचे चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है नीचे, यानी कि अरेबियन सी की तरफ। कहाँ जा रही है? यहाँ पर ये इंडस नदी, और ये इंडस नदी ऐसे होते हुए नीचे गिर रही है। ठीक है, हैदराबाद होते हुए, और ये कहाँ जाएगी? इंडस नदी आपकी अरेबियन सी में चली जाएगी। ठीक है, ये क्या है? इंडस नदी का चार्ट है जो आपको मानसरोवर लेक से स्टार्ट होते हुए और अरेबियन सी तक ले गया। कहाँ ले गया? अरेबियन सी तक ले गया। आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको जो याद रखने हैं वो आपको यही याद रखने हैं कि इंडस नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से शुरू होती है, ये आपको पता करना है। तो ये कहाँ से होती है? मैंने आपको बताया मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है? मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है और ये गिरती कहाँ है? ये अरब सागर में जाकर यहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। ठीक है, ये आपकी अरब सागर में गिर जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। वो आप देखिए कि इंडस नदी जो यहाँ से चली तो सबसे पहले उसको कौन सी नदी मिली? तो श्योक नदी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। श्योक नदी क्या है? ये इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज कहलाएगी या सहायक नदी कहेंगे हिंदी में। क्या कहलाएगी? सहायक नदी कहलाएगी। ठीक है, तो इंडस नदी ये चली और इंडस नदी को आगे जाकर कौन सी और भी छोटी छोटी नदियों ने क्या किया? मिली है। ये सुहान नदी इसमें जाकर मिल गई है। ठीक है, और खुर्रम नदी यहाँ आकर नीचे आई है। ठीक है, इंडस, और ये इंडस चलती हुई चली जा रही है और ये कहाँ पहुँचेगी? ये देखिए पाजीनाद। पाजीनाद के लिए आपसे पूछ सकता है कि पाजीनाद नदी किस में जाकर मिलती है, तो इंडस नदी में जाकर मिलती है। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछेगा कि पाजीनाद किसके संगम से बनती है, तो जो पाजीनाद है वो चिनाब और सतलज के संगम से मिलती है। चिनाब और सतलज के संगम से मिलती है। ये आपकी जो है सहायक नदियाँ जो इंडस के साथ जाकर मिलती हैं। जो इम्पोर्टेंट इसके साथ एक चीज़ और है वो है ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ये ब्यास। मैंने आपको क्या क्या बोला आप एक बार और देख लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा ही जाता है। आप अगर इंडस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये जो बातें पता होनी चाहिए। एक मैंने बताया झेलम, चिनाब, ठीक है, रावी, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियाँ आपकी इंडस नदी में ही जाकर आपको मिलेंगी। ये 5 नदियाँ आपकी इंडस नदी में जाकर ही मिलेंगी और यही 5 नदियों का क्या है? ये
5 नदियों के कारण आपको पता होगा पंजाब का नाम क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है ना? आप समझिए, पंजाब क्या लिखा हुआ है? पंजाब। और इसी को हम लिखते हैं सबसे पहले पंच प्लस आव, है ना? यानी कि पंच यानी कि 5 नदियों का जो आव है उसे कहेंगे पंजाब, उस क्षेत्र को कहेंगे पंजाब। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये 5 नदियां भी जाकर कहाँ मिलती हैं? इंडस में जाकर मिलती हैं। आप देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि झेलम नदी, देखिए एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक मिनट, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो नदी है झेलम, देखिए ये झेलम यहाँ से निकलती है श्रीनगर साइड से, है ना? और ये झेलम आपकी यहाँ से होते हुए यहाँ से ये आ गई, और ये झेलम जाकर क्या हो गया आगे जाकर? झेलम जाकर चिनाब नदी में जाकर मिल गई। किस में मिल गई? चिनाब नदी में। चिनाब नदी भी आपकी यहाँ ब्यास के पास से निकलती है, ब्यास नदी के पास से। ठीक है, और ये चिनाब नदी भी आगे जाकर यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ब्यास नदी आकर सतलज में मिल जाएगी, और सतलज नदी भी यहाँ से निकलती है, और सतलज नदी आकर इसमें मिलकर आगे बढ़ जाएगी। यानी कि आगे जाकर आपके पास 2 नदियाँ बचती हैं, चिनाब और सतलज। चिनाब और सतलज। और यहाँ पर आपको ये देखिए एक चीज़ दिख रही होगी, ये 5 नदियाँ एक साथ दिखेंगी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है ना? ये पंजाब बन जाता है, ये पूरा क्षेत्र पंजाब। तो ये पांचों नदियाँ भी क्या हैं? ये पांचों नदियाँ इंडस नदी बनाती हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी और देख लेते हैं। इंग्लिश में थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार देख लीजिए। इंडस मेन रिवर है, ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत लेक मानसरोवर से। ठीक है, फ्लोज थ्रू लद्दाख, एंटर्स पाकिस्तान एंड एम्पटीज इनटू द अरेबियन सी। ओरिजिनेट होती है कहाँ से? शुरू होती है लेक मानसरोवर से, और लद्दाख होते हुए पाकिस्तान जाती है और अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, झेलम नदी के बारे में पढ़ेंगे तो ये वेरीनाग जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और पाकिस्तान में जाकर बहती है। चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो चिनाब नदी है वो किससे बनती है? ये देखिए, कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा, यानी कि हिमाचल प्रदेश में चंद्र नदी और भागा नदी, इन 2 नदियों के संयम से या संयोग से कौन सी नदी बनती है? चिनाब नदी बनती है। कॉन्फ्लुएंस का यहाँ मतलब ही होता है, क्या होता है? संगम। क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है आपका संगम। ठीक है, रावी नदी कुल्लू हिल्स से निकलती है, हिमाचल प्रदेश। आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो कुल्लू से, पता होना चाहिए। ब्यास नदी आपकी रोहतांग, हिमाचल प्रदेश से, रोहतांग पास। और ये कौन सी है आपकी? सतलज नदी जो है वो लेक रक्षताल से निकलती है। किससे? लेक रक्षताल से। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। सिंधु नदी तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती है, लद्दाख से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में गिरती है। झेलम नदी जम्मू और कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है और पाकिस्तान में बहती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के पास से निकलती है। ठीक है, और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसी के साथ सतलुज नदी तिब्बत के राक्षस ताल झील से निकलती है। ठीक है, इसी के साथ आपका इंडस नदी वाला जो पार्ट है वो आपका क्लियर होता है। क्या होता है? वो आपका क्लियर होता है। ठीक है, अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं, और हमारा अगला पार्ट है ब्रह्मपुत्र नदी के बाद हम जिस नदी की बात कर रहे हैं वो रहेगा आपका ब्यास, सॉरी वो रहेगा आपका गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। गंगा रिवर सिस्टम क्या है? गंगा रिवर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी गंगा रिवर सिस्टम। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि गंगा रिवर सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा बेसिन है। गंगा रिवर सिस्टम भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, तो आपको आंसर करना है गंगा बेसिन। आपको वहाँ पर ब्रह्मपुत्र भी ऑप्शन में आएगा, है ना, नर्मदा भी ऑप्शन में आ सकता है, या और भी नदियां हैं उनके बारे में आ सकता है, लेकिन आपको आंसर क्या करना है? गंगा बेसिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैप पर निगाह देते हैं, मैप पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको, देखिए पूरा एकदम फिगर वाइज समझा रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से, ताकि आप इसको कभी भूलें ना। क्योंकि एक बार आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन जितना ज़्यादा रहेगा ना, उतना ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी चीज़ों में। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले पॉइंट को देखिए, यहाँ पर, यहाँ से आपकी गंगा नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि शुरुआत होती है। क्या होती है? गंगा नदी आपकी यहाँ से निकलती हुई
और ये आगे ये ऋषिकेश वगैरह में होकर और यहाँ से सीधा ये गंगा नदी आपकी वाराणसी पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच जाती है? वाराणसी, और फिर पटना पहुँचती है। पटना के बाद ये आगे जाकर कहाँ पहुँचती है? ये इस तरीके से यहाँ से कोसी नदी इससे मिल जाती है और ये आगे जाकर ये वेस्ट बंगाल में पहुँच जाती है। और वेस्ट बंगाल में पहुँचकर ये क्या करती है? बाइफरगेट कर जाती है। एक नदी इधर चली जाती है और एक नदी इधर बांग्लादेश में चली जाती है। यानी कि ये जो पार्ट है ये है हुगली का। कौन सा पार्ट है? वेस्ट बंगाल में हुगली नदी का। यानी कि ये क्या बन जाती है? वहाँ जाकर हुगली बन जाती है। ठीक है। और इसी के साथ जो दूसरी जो बाइफरगेट होके गई थी लहर, वो आपकी नदी आगे जाकर किससे मिल जाती है? वो आगे जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से। और जो हुगली वाला जो एरिया है, हुगली वाले एरिया वाली जो गंगा नदी है, वो क्या करती है? वो वेस्ट बंगाल में ये सुंदरबन लिखा दिख रहा है, वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। क्या बनाती है? सुंदरबन बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है ना। अच्छा, सुंदरबन जो जगह है ये सुंदरी वृक्ष के नाम पर पड़ी है। किस वृक्ष के नाम पर? क्वेश्चन का यार पूछ लिया भी गया है कि सुंदरबन स्थान का नाम सुंदरबन कैसे पड़ा। तो उसमें बताते हैं कि सुंदरी वृक्षों के द्वारा यहाँ सबसे ज्यादा सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके वृक्ष? सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम स्थल से लेकर, यानी कि गंगोत्री, इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? गंगोत्री। आपको ओरिजिन जरूर याद करना है, गंगोत्री। और कहाँ वो जाकर गिर रही है, यानी कि बे ऑफ बंगाल। ये जरूर याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा और आप एकदम से देखते रह जाएंगे कि ये तो हमने पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा है। एग्जाम में होता ही ये है कि आपने पढ़कर तो आप सब कुछ गए, पर आपको फिर याद नहीं आता, तो फिर पेपर में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना। और इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको मैप के थ्रू ये सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है। तो गंगा नदी आपने देखी, यहाँ से शुरू होती है हिमालय की पहाड़ियों से, गंगोत्री से। ठीक है ना। गंगा नदी यहाँ से इस तरीके से शुरू हुई, ये गई और ये जाते हुए इलाहाबाद होते हुए वाराणसी और सीधा पटना। पटना से आगे निकली कोसी नदी इसमें मिल गई। और कोसी नदी के बाद ये आगे जाकर दो चीज़ों में बाइफरगेट हो जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश और एक हो जाती है भारत में हुगली, और हुगली से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है। और यहाँ पर जो डेल्टा बनता है ये पूरा, ये क्या बनता है? सुंदरबन डेल्टा। अब हम शुरुआत इस चीज़ से कर रहे हैं कि गंगा नदी की शुरुआत जो हिमालय से निकलती है वो कैसे हुई है। तो उसके लिए एक फिगर और देखेंगे हम यहाँ, इस चीज़ के लिए यहाँ पर जो काम हो रहा है गंगा नदी के साथ वो क्या हो रहा है वो देखते हैं। चलिए देखिए, एक बेहतरीन सा फिगर मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है आपके लिए। चलिए देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से गंगा नदी का कार्यक्रम है। यहाँ पर आपको नदी मिलेगी एक भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी। गंगोत्री से जो नदी आ रही है वो आ रही है मंदाकिनी। कौन सी आ रही है? मंदाकिनी। ठीक है ना। ये तो रहा ये काम। अच्छा, दूसरा, केदारनाथ से एक नदी आ रही है, केदारनाथ से एक नदी आ रही है अलकनंदा, और बद्रीनाथ से एक नदी आ रही है धौली गंगा। कौन सी आ रही है? धौली गंगा। ठीक है। अब आप देखिएगा कि जो केदारनाथ से अलकनंदा आ रही है, केदारनाथ से जो अलकनंदा आ रही है और बद्रीनाथ से जो धौली गंगा आ रही है, ये दोनों नदियाँ का कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये दोनों नदियाँ आपस में क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। और मिलेंगी कहाँ पर? ये विष्णु प्रयाग पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? विष्णु प्रयाग पर मिलेंगी। ठीक है। ये विष्णु प्रयाग पर मिलेंगी और विष्णु प्रयाग से होते हुए नीचे आएंगी, और नीचे आते हुए आप इसे देखेंगे कि रुद्रप्रयाग पर जाकर मंदाकिनी नदी और आपकी जो ये बद्रीनाथ से नदी निकल आई है अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाएंगी। दोनों नदियाँ आपस में मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से देखेंगे कि भागीरथी और मंदाकिनी, अलकनंदा और धौली गंगा, यानी कि आप ये कहेंगे कि भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियों का जो संगम स्थल होता है वो होता है देवप्रयाग। कौन सा होता है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ही ये गंगा नदी स्टार्ट होती है। ये देवप्रयाग ही वो जगह है जहाँ से इस नदी को गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। इससे पहले गंगा नहीं रहती, इससे पहले क्या होती है? भागीरथी और अलकनंदा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा नदी किन किन के संगम से बनी है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से। ठीक है ना। अब इस फिगर पर एक बार फिर से लौटते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो गंगा आई है ये भागीरथी और अलकनंदा को मिलाकर जो बनी है वो गंगा है, और यहाँ से फिर सीधा क्रम वही चलेगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ठीक है।
चलिए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं क्या इसमें रिटर्न में है। अच्छा, ये आपका गंगा नदी कहाँ से निकलती है सबसे पहले, तो गंगोत्री ग्लेशियर से, और इसे बोलते हैं गौमुख उत्तराखंड। ठीक है, गंगा जो बनती है वो किसके कॉन्फ्लुएंस यानी किसके संगम से बनती है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम से, और भी देव प्रयाग में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया किस तरीके से काम करती है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525। कितनी है, 2525, ये इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2525। ठीक है, 2525। ठीक है। अच्छा, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इसका मुहाना कहाँ पर है, गिरती कहाँ है, तो बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिर जाती है, और वहाँ पर एक अच्छा बहुत ही शानदार सा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ध्यान रखिएगा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैंने इसी चीज़ को हिंदी में भी दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उद्गम स्थल कहाँ पर है, उद्गम स्थल है इसका गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख उत्तराखंड। ठीक है, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, संरचना की बात करें तो मैंने बताया कि गंगा नदी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनी है। देख लीजिए, साफ लिखा हुआ है कि संगम से बनी हुई है। ठीक है, और पारगमन वाले राज्य, मैंने यहाँ पर स्टेट ट्रांसवर्स को हिंदी किया हुआ है, तो वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसका मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो नदियों के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। अगली नदी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी। मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए आइए ब्रह्मपुत्र के बारे में और देखते हैं। देखिए, ये आपकी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है, कौन सी है, ये आपकी नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी किस तरीके से काम कर रही है वो हम यहाँ पर देखेंगे। आपको एक चीज़ यहाँ पर और दिखा देता हूँ, ये आपको गंगा नदी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अच्छा, मैंने गंगा नदी में आपको शायद उसकी नदियों के बारे में कम ही जानकारी दी है कि सहायक नदियाँ कौन सी हैं। सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछी जाती हैं, तो मैं आपको इस मैप पर ही दिखा दूंगा, और बाकी पीछे वाले मैप पर भी आपको इसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी दी गई है। मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। देखिए, देखिए गंगा नदी जो है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं तमसा, दिख रही है तमसा नदी। एक आपको दिख रही है बेतवा। ठीक है, एक आपको यमुना दिख रही है। ठीक है, एक ऊपर आपको घाघरा, गोमती, ये भी नदियाँ दिख रही हैं। ठीक है, और एक आपको कौन सी दिख रही है, यहाँ से आपकी कोसी नदी दिख रही है, यहाँ से गंडक दिख रही है। ठीक है, ये तीस्ता दिख रही है। ये सारी नदियाँ क्या हैं, ये सारी नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। आपको इनमें से ही कोई एक नाम दे देगा और पूछेगा कि बताइए कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, या कौन सी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, सहायक नदियों के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र की। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी का स्टार्टिंग है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से सोते हुए सीधा जाकर अरुणाचल प्रदेश में जाकर क्या लेती है, टर्न लेती है। ठीक है, और लोहित नदी इसमें आकर मिल जाती है। कौन सी नदी, लोहित नदी इसी में आकर मिल जाती है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपकी मानसरोवर लेक से ही निकलती है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानसरोवर से ही निकल रही है। दूसरी बात जो है वो ये कि ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ही गिरती है, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ही गिरती है। तो दो बातें तो आपको यहाँ से ये आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इस नदी को यहाँ पर यानी कि नेपाल में, मैं बात कर रहा हूँ कि नेपाल में इस नदी को जहाँ से निकलती है इसे बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं, सांगपो। क्या बोलते हैं, सांगपो। ठीक, ठीक है, तो सांगपो यानी कि इस नदी को नेपाल में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांगपो। ठीक है, और लहासा नदी इसमें आकर मिल जाती है। आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश में ये एक दर्रे से होते हुए, एक दर्रे से पास होते हुए निकलती है। ठीक है, यहाँ पर इसे लोहित नदी भी मिल जाती है, यहाँ पर इसे लोहित नदी भी मिल जाती है, शुभांशरी नदी मिल जाती है। और धीरे धीरे आप देख पाएंगे मैप में, मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी का गहरा वाला पार्ट है,
और ये गया ब्रह्मपुत्र, यानी कि अच्छा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मैंने आपको बताया कि नेपाल में इस नदी का नाम क्या है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम क्या है, दिबांग या दिहांग, क्या बोलेंगे, दिहांग। जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलते हुए, अरुणाचल प्रदेश से निकलते हुए नीचे की तरफ आती है और असम क्षेत्र में आ जाती है। कौन से क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में। तो इस असम के क्षेत्र में ही इसको ब्रह्मपुत्र नाम से पहली बार जाना जाता है। इस जगह पर, यानी कि इस असम वाली जगह पर इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और यही नदी आगे चलकर क्या होता है, यही नदी आगे चलकर जमुना, यानी कि जमुना के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। कहाँ पर, ये बांग्लादेश में प्रसिद्ध हो जाती है, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में प्रसिद्ध हो जाती है। और अच्छा, बांग्लादेश में ये प्रसिद्ध हो जाती है जमुना नदी। और ये जमुना नदी, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि गंगा की जो नदी है वो आगे जाकर फरक्का में जाकर, देखिए जरा इसको ध्यान रखिएगा, फरक्का में जाकर बाइफरगेट हो जाती है। ठीक है, बाइफरगेट होने से क्या होता है, गंगा नदी की दो नदियाँ निकलती हैं, एक आपकी हुगली और दूसरी पद्मा। कौन सी निकलती है, पद्मा। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो ऊपर से आ रही है, जिसका नाम बांग्लादेश में क्या है, जमुना, यानी कि जमुना और पद्मा दोनों नदियां मिलकर आगे चलकर मिल जाती हैं और दोनों नदियां एक नदी का स्थान बनाती हैं, जिसका नाम होता है मेघना। क्या होता है, मेघना। ठीक है, ये दोनों नदियां मिलकर क्या बनाती हैं, मेघना बनाती हैं। और धीरे धीरे जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखिए कि हमें इस चीज़ में डाउट है, मैं उसकी अलग से एक शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो बनाकर ज़रूर डालूंगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ओरिजिन इसका क्या है, ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यानी कि ये भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। कहाँ से, तिब्बत से निकलती है और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होते हुए निकलती है। ठीक है, इस नदी को क्या क्या नामों से जानते हैं, एक तो सांगपो, एक आपकी सांगपो, और या फिर यारलुंग सांगपो। ठीक है, अच्छा अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, सिहांग या दिहांग। ठीक है, सिहांग या दिहांग। ठीक है, इसके बाद अगला अगला जो हम देखें, असम में इस नदी को क्या बोला जाता है, तो असम में ही इस नदी को ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बांग्लादेश बांग्लादेश में क्या है, बिकम्स जमुना, यानी कि यही नदी बांग्लादेश में क्या होती है, ये जमुना के नाम से फेमस हो जाती है। क्या हो जाती है, जमुना के नाम से फेमस हो जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तो निकलना ही है, तो फिर क्या होता है, तो फिर आपकी जमुना नदी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलकर वहाँ से आई है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेती हैं, ये दोनों नदियाँ मेघना बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, मेघना नदी बना लेती है, जो कि कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा ये जो है, अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छी आपको समझनी होगी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड, यानी कि माजुली आइलैंड, आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कहाँ पर है, यह है माजुली। ठीक है, माजुली आइलैंड, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ मैंने इसमें हिंदी में भी लिखा है, तो आप एक बार हिंदी में भी देख लीजिए कि उत्पत्ति इसकी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के डेमयांग ग्लेशियर से हुई है। तिब्बती नाम इसका सांगपो है या यारलुंग सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश भारत, अरुणाचल प्रदेश सिहांग और दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम सिहांग या दिहांग हो गया है। और असम में इसे हम पहली बार ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे, जो कि बांग्लादेश में जमुना बन जाती है। यमुना से भ्रमित न होना, यानी कि यमुना अलग है और जमुना अलग है, ध्यान रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए इसको, है ना। और ये क्या है, माजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, रिवर सिस्टम के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है ना। तो अब हम बात करते हैं अपनी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में मैंने आपको बताया भी था कि आपको 6 प्रकार की नदियों के बारे में पढ़ना है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की नदियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको 6 प्रकार की नदियाँ यहाँ पर पढ़नी है। अच्छा, तो हम देखते हैं सबसे पहली नदी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो है नर्मदा। कौन सी है, नर्मदा। अच्छा आइए मैप पर देखते हैं इसको। ये आपको जो मैप दिख रहा है यहाँ पर, जो पर्पल लाइन आपको दिख रही है ना, ये मैं आपको पर्पल वाली लाइन को ग्रीन कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी नर्मदा नदी है।
ये आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। कई बार ऑप्शन में क्या होता है, अनूपपुर दे देता है। क्या दे देता है? देखो, अमरकंटक तो पहाड़ी है। क्या है? अमरकंटक तो पहाड़ी है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मिलती है, अनूपपुर। तो आपको कभी ऑप्शन आ जाए कि अनूपपुर, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि आपकी जो नर्मदा नदी है वो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और अमरकंटक तो आपको याद रहेगा ही। ठीक है, अमरकंटक से निकलती हुई और ये बिल्कुल इस तरीके से वेस्ट डायरेक्शन में चलती हुई, यानी कि इधर की तरफ इसका मूवमेंट रहेगा। ठीक है, इधर की तरफ इसका मूवमेंट रहेगा और ये गल्फ ऑफ खंबात जो कि अरेबियन सागर है, यहाँ पर जाकर गिर जाती है। अरेबियन सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अब बात क्या क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब बात ये याद रखनी है कि नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी, ये दोनों ही नदियाँ आपकी वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम दिशा में, आपकी पश्चिम दिशा में बहती हैं। ठीक है, ये दोनों ही नदियाँ आपकी पश्चिम दिशा में बहती हैं। अच्छा, इन्हें ये भी कह सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ उल्टी बहती हैं। उल्टी कैसे? जैसे बाकी नदियाँ, मोस्टली नदियाँ इधर की तरफ जाती हैं, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन नर्मदा और ताप्ती को आप देखेंगे तो ये वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट देती है। क्या करती है? ये वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट देती है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, अच्छा, नर्मदा और ताप्ती दो ये ऐसी नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं। किसका? रिफ्ट वैली का। ठीक है, यानी कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। किस घाटी का? भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। क्या होती है भ्रंश घाटी? भ्रंश घाटी आप इस तरीके से समझिए कि दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता रहेगा, जो दो पहाड़ों के बीच का रास्ता रहेगा, एक गहरी खाई सी हो जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको जो सबसे पहले पता होना चाहिए, एक तो ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी या अरेबियन सी, कुछ भी कह लीजिए, यहाँ गिरती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि रिफ्ट वैली बनाती है, भ्रंश घाटी बनाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन, बहुत सिंपल सा है, लेकिन क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहता, हम गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह पढ़ लेते हैं, हमें पता है कि वो बंगाल में गिर रही, तो हम उधर की तरफ ईस्ट डायरेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती किस डायरेक्शन में बहती हैं? वेस्ट डायरेक्शन में। चलिए, अगला जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो आपको क्या पता होना चाहिए? इसकी सहायक नदियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा तो सहायक नदी से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, उसमें देख लेना। ठीक है, तो सहायक नदियों को आप यहाँ से देखिए मैप पर कि यहाँ पर एक है बंजार। क्या है? बंजार नदी। एक है बुरनर, एक है हिरन, शेर, शक्कर, बरना, तवा, कोलार, ये आपकी चंकेश्वर, ठीक है, चोरल, इधर आपकी छोटा तवा, ठीक है, बोराड और ये हिरन। ये सारी नदियाँ इसकी क्या है? ये सारी नदियाँ सहायक नदियाँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको बार बार देखते रहिए तो आपको ये याद हो जाएंगी। ठीक है, और इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मोस्टली पूछी जाती है, मोस्टली मैंने पेपरों में देखी है पूछी जाती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कौन सी? यहाँ से चलते हैं। एक तो बंजार, ठीक है, शेर, हिरन, शक्कर, बरना, तवा, कोलार, छोटा तवा, चोरल और यहाँ पर हिरन। ठीक है, ये सारी नदियाँ वेरी इंपॉर्टेंट नदी हैं। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सिंपल। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए नर्मदा के बारे में। मैंने यहाँ पर नीचे भी आपको नर्मदा के बारे में काफ़ी चीज़ों को लिख कर दिया है, आप चाहे तो एक बार रीड कर लीजिए कि नर्मदा नदी क्या है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको मैकाल सुता के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको एक चीज़ देखिए, इसको मैकाल सुता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना, अमरकंटक के जस्ट बगल से ये मैकाल लिखा हुआ है ना, ये मैकाल पहाड़ियों से ही निकलती है। ठीक है ना, मैकाल पहाड़ियों से निकलने की वजह से इसे क्या बोल दिया जाता है कि ये क्या है? मैकाल की सुता है, यानी कि पुत्री है, मैकाल की पुत्री है, क्योंकि वो उस पहाड़ी से निकल रही है। ठीक है ना, तो ये मैकाल सुता के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकाल सुता के बाद इसकी लंबाई जो है वो 13-12 किलोमीटर है, यानी 1312। ठीक है, आप देखिए ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, अच्छा, ये रिफ्ट वैली बनाती है, मैंने अभी बताया, ये आपकी भ्रंश घाटी बनाएगी। अच्छा, भ्रंश घाटी किसके बीच में बनाएगी? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, ध्यान रखिएगा,
आपकी ऊपर की तरफ देखिए, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये आपकी ऊपर की तरफ एक विंध्या रेंज है, ये आपकी नीचे की तरफ क्या है, सतपुरा रेंज। मैंने वी लिख दिया और एस लिख दिया। अब इन दोनों, देखिए, अब इन दोनों के बीच में जो नदी बह रही है वही नर्मदा है। क्या है? वही नर्मदा है। समझ में आया आपको? ठीक है, यही नदी क्या है, नर्मदा रिवर है, एन, नर्मदा। ठीक है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फेमस क्या है, यहाँ पर मार्बल रॉक बहुत फेमस है, बेड़ा घाट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेड़ा घाट कहाँ है, नर्मदा रिवर पर। यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बहुत ज़्यादा फेमस है, धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है ना। अच्छा, इससे कितने स्टेट कवर होते हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए, अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस नदी पर कौन कौन से डैम इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिए। सरदार सरोवर डैम गुजरात में, इंदिरा सागर डैम खंडवा में, और ओमकारेश्वर डैम ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एक आपका बरगी डैम ये जबलपुर में है, और तवा डैम ये क्या है, इंपॉर्टेंट आपके बांध हैं जो कि नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। तो आप इस वाले पॉइंट को बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिएगा, ज़रूर पूछता है, वो ज़रूर पूछता है। आप ये मान के चलिए, कोई भी एक उठा के पूछ देगा कि ये कहाँ स्थित है या किस नदी पर स्थित है। ठीक है ना, या ये पूछ देगा कि नर्मदा पर कौन कौन से डैम स्थित है, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में 4-5 डैम दे देगा। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। सरदार सरोवर गुजरात में है, इंदिरा सागर खंडवा में है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, और बरगी डैम जबलपुर में है। मैंने इन्हीं चीज़ों को हिंदी में भी दिया हुआ है, आप एक बार हिंदी में भी देख लीजिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, है ना। देखिए, उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ पठार, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश। मैकाल सुता के नाम से जानी जाती है। लंबाई 13-12 किलोमीटर, पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। विंध्या और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी ये बनाती है। आगे देखिए, मार्बल रॉक बेड़ा घाट इंपॉर्टेंट है। धुआंधार झरना, धुआंधार जलप्रपात इसको कवर किए हुए है ना। कौन कौन से राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, बांध की मैंने यहाँ पे बात की, तो सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर और बरगी और तवा डैम ये वेरी इंपॉर्टेंट है बांध, है ना। तो ये आपके यहाँ तक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट नदी पर आते हैं, तापी नदी। कौन सी है, तापी नदी। तापी नदी या फिर इसको बोलते हैं ताप्ती। क्या बोलते हैं, ताप्ती। ठीक है, तापी नदी या फिर इसको बोलते हैं ताप्ती। चलिए, तापी नदी के बारे में हम देख लेते हैं। तापी नदी की शुरुआत होती कहाँ से है ये हम देखते हैं पहले। तापी नदी की शुरुआत होती है बैतूल प्लेट्यू से। कहाँ से होती है, तो आपको पता होगा कि मुल्ताई के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुरा रेंज से ये नदी निकलती है। सतपुरा रेंज से ये नदी निकलती है, और इस तरीके से नदी ऐसे जाती है, और ये मैंने आपको रेड कलर में पूरी नदी का बता दिया। अच्छा, इसकी भी डायरेक्शन वही है, नर्मदा वाली। इसकी भी डायरेक्शन क्या है, नर्मदा वाली डायरेक्शन है। ठीक है ना, इसकी भी डायरेक्शन नर्मदा वाली ही डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन में ही बहेगी। ठीक है, ये भी वेस्ट डायरेक्शन में। ये भी क्या है, भ्रंश घाटी है। क्या है ये भी क्या है, भ्रंश घाटी है, यानी कि रिफ्ट वैली बोलते हैं इसको, रिफ्ट वैली। ठीक है ना, ये भी क्या है, रिफ्ट वैली है। अच्छा, अब यहाँ से आइए बैतूल प्लेट्यू से। बैतूल प्लेट्यू से ये चलेगी। ठीक है, और ये सतपुरा रेंज के नीचे चलेगी। ठीक है ना, और यहाँ आते हुए हंटूर डैम बनाएगी। यहाँ पर इसे पूर्णा नदी मिल जाएगी। ठीक है, ये पूर्णा नदी इसके साथ क्या करेगी, इसमें पानी दे देगी, यानी कि ये इसकी सहायक नदी हो गई। ठीक है, ऐसे ही गिरना, ये देखिए गिरना डैम और गिरना नदी पर है, तो गिरना नदी भी इसमें मिल जाएगी, पंजारा नदी इसमें मिल जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ आकर एक उकई डैम बनाएगी। क्या बनाएगी, उकई डैम। ठीक है, उकई डैम बनाएगी, और ये आगे जाकर सूरत से निकलकर यहाँ पर ये चली जाएगी। ठीक है, तो आप ये आपको क्या मिल गया, पूरा फिगर मिल गया। एक बार आप इसको देख लीजिए, भले ही चाहे तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर तवा नदी पर आपको क्या मिला, तीन इंपॉर्टेंट डैम। एक उकई डैम, दूसरा आपका क्या मिला, दूसरा हटनूर डैम। कौन सा, हटनूर डैम, और एक गिरना नदी पर गिरना डैम। ठीक है, अच्छा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। ठीक है, ये मैप देख लिया आपने। इसके बाद आइए, ओरिजिन कहाँ से है, मुल्ताई बैतूल सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। डॉटर ऑफ सूर्यदेव भी कहते हैं, ध्यान रखिए, ये सूर्यपुत्री भी कही जाती है। क्या कही जाती है, ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहते हैं, सूर्यपुत्री भी कहते हैं। इसकी जो डिस्टेंस लेंथ जो कवर करती है 724 किलोमीटर कवर करती है। कितनी करती है, 724। अच्छा, ये ध्यान रखना, नर्मदा को हम कहते हैं मैकाल सुता, है ना, मैकाल, और इसे कहते हैं सूर्यदेव, सूर्यदेव की डॉटर। ठीक है ना, ये मैकाल की डॉटर है, सूर्यदेव की डॉटर है। ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि डॉटर ऑफ सूर्यदेव इज नॉन एज, नीचे नदियों के नाम दे देगा। ठीक है ना,
ये आपके बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, हम कभी भी ऐसी चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, इसके बाद ये नदी आपकी वेस्ट डायरेक्शन में बहेगी और ये कहाँ जाएगी, अरेबियन सी में। कहाँ जाएगी, अरेबियन सी में। ये रिफ्ट वैली बनाएगी। अच्छा, रिफ्ट वैली किसके बीच में बनाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता रेंजेस और सतपुरा रेंजेस, अजंता रेंजेस और सतपुरा रेंजेस। अब आप इस फिगर को एक बार और समझिए। अच्छा, थोड़ा इससे और देख लीजिए। इसमें जो स्टेट कवर होंगे वो एक तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये आपके स्टेट कवर्ड होंगे। अच्छा, डैम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ओकई डैम सूरत में, हटनूर डैम जलगांव महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपके डैम जो हैं वो इंपॉर्टेंट डैम यहाँ पर रहेंगे। चलिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता था। देखिए, आपने अभी देखा कि ये क्या है, ये विंध्या रेंज। क्या है, विंध्या रेंज। अच्छा, ये क्या है, सतपुरा रेंज। अच्छा, ये मैंने एक नीचे और बना दी, ये क्या थी आपकी, ये आपकी रहेगी अजंता। क्या रहेगी, अजंता केव्स। क्या रहेंगी, अजंता केव्स। ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके की केव्स, अजंता रेंजेस, इसे कहेंगे अजंता रेंजेस। क्या कहेंगे, अजंता रेंजेस। देखिए रब, ये देखिए, ये है आपकी विंध्या, ये आपकी सतपुरा और ये आपकी रहेगी अजंता। क्या रहेगी, अजंता। ठीक है, यहाँ पर आइए। अब मैंने आपसे कहा कि विंध्या और सतपुरा के बीच में जो नदी आपकी बह रही है वो कौन सी है, वो आपकी है नर्मदा। कौन सी है, नर्मदा। सतपुरा और अजंता रेंजेस के बीच में जो नदी बह रही है वो कौन सी है, ताप्ती। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये कौन सी है, नर्मदा। ठीक है ना, नर्मदा। ये कौन सी है, ताप्ती। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन सी है, तो नर्मदा। दूसरा क्वेश्चन, सतपुरा और अजंता के बीच में कौन सी नदी है, तो ताप्ती। आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि नर्मदा के नॉर्थ में कौन सी रेंज है, तो विंध्या। ताप्ती के साउथ में कौन सी है, तो अजंता। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी रेंज है, तो सतपुड़ा। तो हर तरीके से आपको ये क्वेश्चन तैयार करने होंगे। ठीक है ना, हर तरीके से ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर होने चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं इसको हिंदी में। देखिए, उद्गम स्थल मुल्ताई बैतूल। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला और इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अजंता और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में ये भ्रंश घाटी के रूप में काम करती है, दरार घाटी के रूप में काम करती है। कौन कौन से राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, बांध कौन से इंपॉर्टेंट है, ओकई बांध सूरत में, हथनूर बांध कहाँ पर, जलगांव महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है गोदावरी नदी। अब बात करते हैं गोदावरी रिवर की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गोदावरी नदी की। पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है ये। मैंने क्या कहा, पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है ये, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन जो पूछा गया है गोदावरी नदी से, वो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। आप ध्यान से सुनिए, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को, गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, लोग कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है ना, गोदावरी नदी इसका सही जवाब है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है, इसका कारण, जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में हमारी गंगा नदी है, जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में हमारी गंगा नदी की मान्यताएं हैं, उसी तरीके से साउथ इंडिया में गोदावरी नदी की मान्यता है। ठीक है ना, उतनी ही पवित्र, उतनी ही पूजनीय है ना, तो सेम है। तो इसीलिए इसको नॉर्थ इंडिया की गंगा कहा गया है और ये क्या कहा गया है, साउथ इंडिया की गंगा इसको नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम फिगर के साथ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर उद्गम स्थल भी बनाया है। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है उद्गम स्थल, यानी कि गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, त्र्यंबकेश्वर। कहाँ से है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर नासिक से, त्र्यंबकेश्वर नासिक। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि उद्गम स्थल जो है वो क्या है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र नासिक से। ठीक है, और इसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी। ध्यान रखिएगा, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी। अभी हम ऊपर जो नदियाँ पढ़कर आए हैं, नर्मदा और तापी, वो हमारी कहाँ गिरती हैं, वो हमारी अरेबियन सी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं,
अरेबियन सी में गिरती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में इसका क्या है, समापन है। ठीक है ना, ठीक है। अगला पॉइंट, इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक क्वेश्चन आता है सहायक नदियों के बारे में कि सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदियां आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई हैं। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि मंजीरा नदी, सबसे पहले हमने पढ़ी मंजीरा नदी। मंजीरा नदी इसकी सहायक नदियां हैं। पूर्णा, वर्धा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रवती, सबरी। ठीक है ना, मंजीरा, पूर्णा, वर्धा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये इसकी क्या है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सहायक नदियां हैं वो कई बार पूछी गई हैं, कई बार। पूर्णा किसकी है, वर्धा किसकी है, वैनगंगा किसकी है, पेनगंगा किसकी है, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी कौन सी नहीं पूछी गई है। मंजीरा बहुत कम पूछी गई है, इंद्रावती को एक दो बार पूछा गया है और सबरी को भी कम पूछा गया है। लेकिन ये जो 5 नदियां आपको दिख रही है ना ऊपर, पूर्णा कौन सी वाली, पूर्णा, वर्धा, वैनगंगा, पेनगंगा और प्राणहिता, ये वेरी इंपॉर्टेंट नदियां हैं और ये जरूर जरूर पूछी जाती हैं। तो गोदावरी के लिए आप याद रखेंगे, इन 5 नदियों को जरूर याद रखिए कि ये क्या है, ये आपकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है ना। अच्छा, ये 2 परियोजना और आप ध्यान रख लीजिएगा कि इस नदी पर 2 परियोजना है, जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाद परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाद परियोजना, ये आप ध्यान रख लेना कि गोदावरी नदी पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए मैंने इसमें लिखा भी है तो हम थोड़ा सा राइटिंग में भी आएंगे। ठीक है, ओरिजिन कहाँ पर है इसका, त्र्यंबक प्लेट्यू, नासिक, महाराष्ट्र यानी त्र्यंबकेश्वर। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है आप कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है। ये क्वेश्चन है आपका आज के लिए कि ये आपको अगर सेकंड बोल रहा है कि गोदावरी रिवर बेसिन, ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, गोदावरी, यहाँ पर रख देता हूँ, गोदावरी रिवर बेसिन, ये आपका गोदावरी बेसिन ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। कौन सा है, ये सेकंड है। क्वेश्चन है आपके लिए कि फर्स्ट कौन सा है। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1465। कई बार आपसे लेंथ पूछ लेता है, लेकिन लेंथ जो है वो इंपॉर्टेंट नदियों की ही पूछता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ नर्मदा की, गंगा की, है ना, इन चीज़ों की लेंथ पूछ लेता है। फिर भी आप गोदावरी की याद रख लीजिएगा कि 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है, ये गिरती कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से स्टेट इससे कवर किए गए हैं, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, इसका जो निकनेम है, निकनेम आप देखिए, जैसे घर पर आपके निकनेम होता है वैसे ही आप एक निकनेम देखिए। इसका जो निकनेम है दक्षिण गंगा, अभी मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट यही बताया कि दक्षिण गंगा इसका निकनेम है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, त्र्यंबक पठार नासिक जिला महाराष्ट्र से जो निकलती है, दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन ये बनाती है। इसकी लंबाई है कितनी, 1465 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, और कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और इसका जो उपनाम है वो क्या है, दक्षिण गंगा। क्या नाम है, दक्षिण गंगा। चलिए अगली नदी पर हम बात कर रहे हैं अपनी दूसरी नदी पर, सॉरी ये आपकी चौथी नदी रहेगी, चौथी नदी। अच्छा, महानदी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, पेनिनसुलर प्लेट्यू की चौथी नदी महानदी की बात कर रहे हैं, महानदी। ठीक है, तो महानदी के बारे में हम देखेंगे कि महानदी रिवर के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं। चलिए, तो महानदी रिवर का सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्गम स्थल क्या है। तो ये आपका उद्गम स्थल है, ये है सिहावा जगह, सिहावा की पहाड़ियाँ, यहाँ से महानदी निकलती है। ठीक है, अब मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा कि महानदी रिवर कैसे चल रही है। आप देखिए, ये मैंने पॉइंट आउट किया है, ये इस तरीके से आई, ठीक है, ऊपर से, और ये यहाँ जाकर ये गिर गई। ठीक है, ये आपका कौन सा सागर है, ये आपका बे ऑफ बंगाल। कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिर जाती है। तो आपका उद्गम स्थल क्या है, आपका उद्गम स्थल रहेगा सिहावा, और गिरती कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आता है इसके सहायक नदियाँ। सेकंड पॉइंट जो आता है कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी रहेंगी। अब आप देखिए, सहायक नदियाँ इसकी रहेंगी, एक रहेगी सियोनाथ, ठीक है, हसदेव। हसदेव बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, हसदेव वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक मांड, ठीक है, यहाँ पर तेल, यहाँ पर दया और यहाँ पर सतकोशिका। ये आपकी क्या है, कुछ सहायक नदियाँ आपको दी गई हैं। ये आपकी कुछ सहायक नदियाँ आपको दी गई हैं।
हसदेव आपको कई बार पूछा गया है कि हसदेव नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने आपको थोड़ा सा दिया भी है कि फरसिया विलेज में मिलता है, सिहावा हिल्स से निकलती है, धर्मंतरी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। तो आपसे कभी कभी राज्य भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि धर्मंतरी से, और आपसे सिहावा हिल्स भी पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको रायपुर बिलासपुर में निकलती हुई मिलेगी, थ्रू रायपुर एंड बिलासपुर। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, ये कहाँ जाती है, और उड़ीसा जाती है, संबलपुर जाती है। ठीक है, और ये डेल्टिक प्लेन कटक के पास ये अपना क्या करती है, अपना डेल्टिक प्लेन एरिया बनाती है। सबसे चौड़ाई वाला क्षेत्र कहाँ बनाती है, कटक में। ठीक है, और ये आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, ये आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या रहेगी, 851 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी। कौन कौन से स्टेट कवर करती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। अच्छा, बे ऑफ बंगाल में गिरती है और उड़ीसा से होते हुए निकलती है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, डैम की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डैम हीराकुंड पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। कौन सी नदी पर है, महानदी पर। कौन सी नदी पर है, महानदी पर। ठीक है, अगला संबलपुर, उड़ीसा। ठीक है, हीराकुंड डैम आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये शायद मुझे लग रहा है गलत प्रिंट है ना, तो हीराकुंड आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं, हिंदी में भी मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, संबलपुर उड़ीसा, हाँ ये आप देख लीजिए एक बार। हीराकुंड डैम जो है वो संबलपुर उड़ीसा में है, ये इस तरीके से हीराकुंड डैम संबलपुर उड़ीसा में है। ठीक है, ठीक है, हिंदी में देखते हैं थोड़ा सा। फरसिया गांव, सिहावा हिल्स, धर्मंतरी जिले और छत्तीसगढ़ के पास। ठीक है, रायपुर बिलासपुर से होकर निकलती है, संबलपुर के पास उड़ीसा में प्रवेश करती है, कटक के पास ही अपना डेल्टा बनाती है, डेल्टा मैदान में फैलाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर की इसकी लेंथ है टोटल। ठीक है, इसमें जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल की खाड़ी का मुहाना और उड़ीसा के एक बड़े डेल्टा से होकर ये निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बांध कौन सा इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड बांध, जो कि संबलपुर उड़ीसा में है, है। ठीक है, चलिए अगली नदी की तरफ आते हैं। अगली नदी की बात करते हैं। अगली नदी है आपकी कृष्णा रिवर। कौन सी है, कृष्णा रिवर। चलिए इसको देख लेते हैं। कृष्णा नदी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि ये वाली नदी आपकी कृष्णा नदी रहेगी। ये आपकी मैंने रेड कलर से बना दी है। ठीक है, और ये यहाँ पर आकर गिर जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है और ये कहाँ से निकलती है, कैसे क्या है। तो देखिए यहाँ पर कृष्णा नदी की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका कृष्णा नदी का ओरिजिन पॉइंट है। और ये कौन सा पॉइंट है, ये महाबलेश्वर वाला पॉइंट है। कौन सा है, ये महाबलेश्वर से होकर निकलती है। ठीक है, तो उद्गम स्थल क्या हो गया इसका, या ओरिजिन अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो कृष्णा नदी आपकी महाबलेश्वर से होती हुई आगे निकलती है और आगे जाकर अच्छा गिर कहाँ जाती है, कौन सी जगह इसका समापन है, तो आपको दिख रहा है कि बे ऑफ बंगाल में इसका समापन है। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद हम जिसकी बात करेंगे वो है सहायक नदियाँ। क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज और सहायक नदियाँ। तो देखिए कोयना एक सहायक नदी है, पंचगंगा एक सहायक नदी है, घटप्रभा एक सहायक नदी है। ठीक है, और मलप्रभा, और कौन सी है, मलप्रभा एक सहायक नदी है। ठीक है, अच्छा यहाँ से तुंग और भद्रा दो नदियाँ मिलती हैं और ये तुंगभद्रा नदी बन जाती है। कौन सी बन जाती है, तुंगभद्रा नदी बन जाती है। ठीक है, और ये तुंगभद्रा नदी इसकी सहायक नदी है जो जाकर कहाँ मिल जाती है, कृष्णा में मिल जाती है, कृष्णा नदी में। ठीक है, इसके बाद और नदियों की अगर बात करें तो दिंदी, हालिया, मुंसी और मन्नेरू, ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट नदी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ वाली जितनी भी नदियाँ आपको दिखाई दे रही है ना, कोयना, पंचगंगा, घटप्रभा और मलप्रभा, कोयना, पंचगंगा, घटप्रभा और मलप्रभा। ठीक है, और एक ये आपकी तुंगभद्रा, ये आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो आपसे एग्जाम्स में बार बार पूछता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने कृष्णा नदी के बारे में बता दिया। ठीक है, कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिन कहाँ है, महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट। ठीक है, और महाराष्ट्र। ख़त्म कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में। अच्छा आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सी नदी वेस्टर्न घाट से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कृष्णा नदी की, है ना, कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं। अगर ऑप्शन में आपको अगर कृष्णा नदी दिया है तो वहाँ पर आप ऑप्शन में कृष्णा नदी वेस्टर्न घाट के लिए लगाएंगे। ठीक है,
अगर लेंथ की बात करें तो आपकी जो लेंथ इसकी है वो कितनी है, 1400 किलोमीटर। कितना है, 1400 किलोमीटर। कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पास हमसला देवी में। ठीक है, अगला पॉइंट, मेजर ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसकी बहुत मुख्य है, तो वो आपकी ये रहेंगी, कौन सी, भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मुंशी और कोयना। मुंशी और कोयना। ठीक है, मैं आपको एक बार भीमा नदी और दिखा देता हूँ, शायद ये कहीं रह गई है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको ध्यान रखना। ये भीमा नदी भी कई बार पूछी जाती है। ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ये इसकी क्या है, सहायक नदी। तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये नीचे वाली सारी, तुंगभद्रा और भीमा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से स्टेट को कवर करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स इसमें कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी में भी है ये, आप हिंदी में देख लीजिए एक बार। उद्गम स्थल क्या है इसका, महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, हमसला देवी के पास, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सहायक नदियाँ क्या है, भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मुंशी और कोयना इसमें शामिल हैं। कौन कौन से स्टेट्स इसमें शामिल हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप ये मत समझिए कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इंग्लिश और हिंदी में 2 बार करने से आपका रिवीजन ही होगा। ठीक है ना, चलिए अगली नदी की तरफ बढ़ेंगे, कावेरी नदी। कौन सी नदी है, कावेरी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6वीं नदी है आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू की। कौन सी है ये, 6वीं नदी है पेनिनसुलर प्लेट्यू की। ठीक है, तो कावेरी नदी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ से जानेंगे। ठीक है, कावेरी नदी की हम बात करेंगे तो कावेरी नदी में आप ये देखिए, ये कहाँ से निकलती है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से निकलेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है ना, तो कावेरी नदी की जब हम बात कर रहे हैं तो आप ये पढ़िए, ब्रह्मगिरी हिल्स, क्या लिखा हुआ है, ये आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती हैं और ये कर्नाटका में स्थित है। ये कर्नाटका में स्थित है, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में स्थित है और ये ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से निकलती हैं। ठीक है, तो ये आपकी कावेरी नदी है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पूरा पार्ट आगे जाकर ये कावेरी नदी का पार्ट बन जाता है और ये पूरी नदी जाकर कहाँ गिर जाती है, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या रहेगी, ये 800 किलोमीटर रहेगी। बे ऑफ बंगाल में इसका क्या रहेगा, एंड रहेगा। ये देखिए, ये नदी आ रही है, ये नदी नदियों का यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये यहाँ से कावेरी नदी बन गई और कावेरी नदी आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। ठीक है, आपको उद्गम स्थल बता दिया। उद्गम स्थल क्या है इसका, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में इसका समापन हो जाता है, बे ऑफ बंगाल में इसका समापन हो जाता है। मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आप देखिए, हेमवती, काबिनी, भवानी, अमरावती और शिमसा, ये इसकी क्या है, ये इसकी क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ये देखिए अमरावती नदी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये अमरावती नदी यहाँ से आ रही है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। एक नोएल रिवर इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और कौन सी है, और भवानी नदी, कौन सी है, भवानी नदी, ये भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है ना, ये भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। और कर्नाटका से मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से उद्गम स्थल कावेरी नदी का होता है। ठीक है, अच्छा डैम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो एक यहाँ पर KRS मैत्तूर डैम, ये इंपॉर्टेंट है। काबिनी डैम इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। और भवानी सागर डैम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट कवर किए हुए हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पौंडुचेरी। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पौंडुचेरी। आइए जरा हिंदी में देख लेते हैं इसको। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्या है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि कर्नाटक में आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, इन नदियों के साथ साथ पढ़ते हुए आपको एक क्वेश्चन और बन जाते हैं, आपसे यही पूछ लेगा कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका में हमने पढ़ा है, नदियों में पढ़ा है हमने। क्लियर है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये गिरती कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो क्या है, हेमवती, काबिनी, भवानी, अमरावती और शिमसा। ठीक है, इसके बाद इसके जो प्रमुख बांध क्या है, KRS मैटूर, काबिनी, ये इसको क्या है, ये प्रमुख बांध हैं जो कि कर्नाटक, और इसके जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पौंडुचेरी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये आप देख लीजिएगा, ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये नीचे आ गया थोड़ा। और यहाँ पर जो कवर किए गए राज्य है ना, यहाँ से जो राज्य है, ये राज्य इसके वो ये हैं। ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा, ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेंगे इसके MCQs की वीडियो में बहुत जल्दी, यानी कि कल या आज में ही इसको अपलोड कर दूंगा। तो कैसा लगा आपको सेशन, आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। सेशन के लिए धन्यवाद, थैंक यू।